बच्चों आज हम लोग नीट 2024 का कोड T3 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, फिजिक्स पार्ट का। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस कोड में, उसमें है एक मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, जिसमें एक सर्कुलर लूप की वजह से, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है सेंटर पे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू n टाइम्स म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। इन सब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखो म्यू नॉट का वैल्यू भी दिया हुआ है। सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट 4.4 मिली टेस्ला। देखो कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पार्ट आपको करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी मैग्नेटिज्म का ही क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया था आपको कि डायमैग्नेटिक सबस्टेंस जो होता है उसका जो काई वैल्यू होता है, काई का वैल्यू 1 से कम, 0 से कम होता है, नेगेटिव होता है, स्लाइटली नेगेटिव होता है इनफैक्ट। तो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस का सेकेंड होगा। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का काफी ज्यादा होता है, 1 से बहुत ज्यादा होता है। तो 1 से बहुत ज्यादा होता है तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का थर्ड होगा। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। और लास्ट नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस का काई 0 होता है। तो इसमें जो आंसर्स हम लोग देखेंगे, अगर आंसर्स मिलाएंगे तो इसमें आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन वी विल गेट। ओके, अब जो है इसमें थर्ड ऑप्शन आपको मिला। अगला जो क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का है, और इस क्वेश्चन में ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो एक प्रोसेस बना हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस ABCDE, और कुछ दिया हुआ है प्रेशर का और वॉल्यूम का। इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इसमें जो पूछा जा रहा है BC में वर्क डन। तो देखो ना, BC में जो वर्क डन है, आप देखेंगे वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस तो बोलो वर्क डन कितना? 0। तो वर्क डन कितना होगा इसका? 0 होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये है एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रेविस्टर एंगल, देन देखो ये स्टेटमेंट ही है ब्रेविस्टर एंगल का कि द रिफ्लेक्टेड रे विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? दैट इज द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन यहां करेक्ट होगा। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखो, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म का ही मानेंगे हम लोग। तो इसमें एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर मतलब क्लास में मैंने बताया है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर पावर का लॉस नहीं होगा। पावर का लॉस नहीं होगा तो यहाँ पे NP/NS दिया हुआ है और VS/VP चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, NP/NS इज इक्वल टू VP/VS, VP/VS। और यहां से सॉल्व करेंगे सो फाइनली VS/VP यहां पे कैलकुलेट करना, इसका भी ध्यान रखना। फोर्थ ऑप्शन विल गेट। ओके, तो इजी है पेपर, आप अगर पेशेंस के साथ करेंगे तो आता जाएगा। अब यहां देखो लॉजिक, छठा क्वेश्चन जो है एक लॉजिकल सर्किट है, प्रोवाइड्स द आउटपुट y एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। और इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से अगर आप देखें तो 0 0 अगर है तो 1 मिलेगा, तो 0 0 अगर है तो 1 मिलेगा। इसी से अगर आप देखेंगे तो मिलाएंगे तो इसमें अगर B का देखें, जो इनपुट B है इसका बिल्कुल उल्टा आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब B बार होगा। तो B बार होगा तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन। अब सेवेंथ क्वेश्चन में
वर्नियर कैलिपर्स, बहुत वर्नियर कैलिपर्स हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल दिया हुआ है कितना, n+1, और ये कोइंसाइड कितने से करता है, n से। इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे वर्नियर कैलिपर्स वर्क ही करता है, हमने जो बताया था। तो दैट इज n+1 VSD is equal to n MSD। आपको ध्यान होगा यही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था। तो यहां से n MSD का मतलब हो जाएगा 0.1 इंटू n, लेकिन ये आप देखेंगे मिलीमीटर में है बेटा, तो ये ध्यान रखना, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है इसमें। 0.1 n मिलीमीटर, तो 1 VSD जो होगा, 1 VSD we get how much it is 0.1 n divided by n+1। किस में है ये, मिलीमीटर में है। और आपको पता होगा कि वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कांस्टेंट किसको बोलते हैं, इसके लीस्ट काउंट को बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट जो होता है इट इज इक्वल टू, आपको ध्यान होगा 1 MSD माइनस 1 VSD, और इसको फाइनली देखो 1 VSD हमें पता है, 1 MSD 0.1 mm है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू n+1 mm आता है, और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले पेज पे। तो देखिए इसमें जो 8th क्वेश्चन है वो इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, और ये इलास्टिसिटी के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ब्रेक, ये इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है इतना। तो इलास्टिक लिमिट अगर इतना दिया हुआ है और साथ ही में यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, 1 मीटर नेचुरल लेंथ दिया हुआ है, अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस का जो इक्वेशन है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का जो वैल्यू है, जो लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है, यही ले लेंगे। यंग्स मॉडुलस दिया ही हुआ है, तो इट इज 2 इंटू 10 का पावर 11 इज इक्वल टू, स्ट्रेस है 8 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, अगर x है, नेचुरल लेंथ 1 है, तो यही फॉर्मूला से आप सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आता है वो 4 मिलीमीटर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन में मीटर में आंसर आएगा, उसको मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेशन यहाँ नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। अच्छा, 9वां नंबर क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो ना, कितने न्यूटन का फोर्स लगा, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। देखो ना 10 न्यूटन का फोर्स लगा ना, टोटल मास बताओ बेटा। तो टोटल मास कितना है, 5 kg। तो 5 kg टोटल मास है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5, ये एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो 3 kg का FBD अलग से बना लो। तो 3 kg का FBD अलग से बनाओगे तो 3 kg का ब्लॉक है, इस पे जो फोर्स लगाना है 2 kg का ब्लॉक ही लगाएगा, इसके मोशन के लिए जिम्मेदार वही फोर्स भी है बस। तो R इज इक्वल टू, और ये कितने से जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो ऑब्वियसली R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2। तो हाउ मच इट इज, 6 न्यूटन्स, 6 न्यूटन आंसर है। बोलो कौन सा आंसर, फर्स्ट, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट जो है, ये भी क्वेश्चन ऑप्टिक्स का ही है और इजी क्वेश्चन है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखो, जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो सेंट्रल वाले पे, चाहे कलर कोई भी हो, जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा, तो सेंट्रल वाले पे ब्राइट व्हाइट फ्रिंज मिलेगा। ठीक, उसके बाद बाकी अगर सेंटर से जब दूर जाओगे तो अलग अलग कलर के लिए लैम्डा अलग अलग होगा, लैम्डा अलग अलग होगा तो पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा। इस वजह से वहां पे फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस भी मिलेंगे, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहां देखो ना लिखा हुआ, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ोगे तो देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस।
क्योंकि जब सेंटर से दूर जाओगे तो पाथ डिफरेंस बदलता जाएगा, तो पाथ डिफरेंस बदलेगा अलग अलग कलर के लिए, इसलिए अलग अलग कलर के वहां पे फ्रिंजेस मिलेंगे, कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्राफ यहां पे देखना है। देखो एनर्जी दिया हुआ है एक पार्टिकल का और डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा, तो बताओ ना एनर्जी, एक पार्टिकल का एनर्जी कितना होगा? सो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा भाई, तो हाफ m v स्क्वायर, एंड इसी को हम लोग लिख लेते हैं p स्क्वायर बाय 2m। अब p स्क्वायर बाय 2m और p का वैल्यू कितना होता है? दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, इन फैक्ट दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब यहां p का वैल्यू कितना होता है? h बाई लैम्डा, तो h बाई लैम्डा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना बेटा? 2m, दिस इज द वैल्यू ऑफ E। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे ना, सो इट विल बी इक्वल टू E इंटू 2m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। तो देखो ना ये 1 बाई लैम्डा स्क्वायर जो है, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आता है, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ग्राफ होगा, y बराबर mx टाइप का ग्राफ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन कैपेसिटर का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे ना तो 2 इंटू 2 बताओ, 2 इंटू 2 4, तो 2 इंटू 2 हो गया 4। अगर 2 इंटू 2 4 है तो इधर भी 2 इंटू 2 4 है, ये भी 2 इंटू 2 4 है, ये भी 2 इंटू 2 4 है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, ये बिन बुलाए मेहमान है। तो बिन बुलाए मेहमान है तो इसको हटा दीजिए, काट दीजिए, काट के फेंक दीजिए। तो ऊपर बोलो दोनों सीरीज में, तो 2 2 का कितना 1, ये भी सीरीज में तो 2 2 का 1, और फिर पैरेलल में तो कितना हो जाएगा 2। तो कितना आंसर होगा? ये होगा। अगला जो क्वेश्चन है मैग्नेटिक इंडक्शन का है बच्चों। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, इसमें एक मैग्नेट है जो कि दूर ले जाया जा, मतलब एक मोशन कराया जा रहा है, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। अगर इस मैग्नेट को इस तरह से मूव कराएंगे तो देखो ना ये जो कॉइल है ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा ड्यू टू इंडक्शन, और ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा ड्यू टू क्या? इंडक्शन। तो देखो ये साउथ पोल है और ये साउथ पोल जा रहा है इस कॉइल के पास, तो अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ऐसा मैग्नेट बनेगा जो कि उस मैग्नेट के मोशन का अपोज करे। तो क्या करेगा? इधर S बन जाएगा, इधर S और इधर N, और S और N कब बनेगा? जब इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, देखो ऐसे, तो ऐसे फ्लो करेगा तो करंट D से C जाएगा। कहां से कहां जाएगा? D टू C। इसमें अगर देखेंगे तो चूंकि दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो ये इसको अट्रैक्ट करने के लिए इधर S बनेगा और इधर N बनेगा। अगर ऐसा है तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा? ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, तब ना इधर आएगा, इधर म्यू का डायरेक्शन इधर होगा, N इधर है, इधर S है, इसका मतलब A टू B जाएगा, तो इधर A टू B। अब इसमें आप चेक कर लीजिए AB से कहां तक? DC तक। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो एक सोलर सेल और डायोड वगैरह से रिलेटेड है, जो कि आप जानते होंगे कि सोलर सेल का 4th क्वाड्रेंट में ग्राफ होता है I वर्सेस V। तो यहां पे फॉर अ सोलर सेल IV कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन 4th क्वाड्रेंट फॉर द गिवन ग्राफ। बिल्कुल सही है। एंड in the reverse bias PN junction diode, the current measured in microampere is due to majority charge carriers. ये क्या है? that is second one is wrong, minority charge carrier की वजह से होता है करंट, इस वजह से बोलो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट करेक्ट है एंड बी रॉन्ग है, मतलब कहने का मतलब ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। तो अगला पेज जो है, अरे ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। बस यहां करना क्या है देखो ना, बस इस पॉइंट पे P पॉइंट पे और एक पॉइंट में यहां अपने से Q लिख दे रहा हूं, ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा,
अब यहां पे चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ले लेना और स्नेल्स लॉ अप्लाई करके ये वाला एंगल n के टर्म्स में लिखना, और ये वाला एंगल जब आ जाएगा तो फिर ये 90 डिग्रीज एंगल दिया हुआ है तो ये 100 डिग्री एंगल आ जाएगा। अकॉर्डिंगली हम अगर सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू कैलकुलेट करना हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बस खाली 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना है, ये समझ लो। और कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन विल कम। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 meters डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज इतना। देखो किसी डायपोल के लिए, अगर डायपोल है ना इलेक्ट्रिकल डायपोल, तो उस डायपोल की वजह से पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, P वेक्टर है। एक्सिस पे अगर d दूरी पे है तो इसका इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो पोटेंशियल का जो इक्वेशन आएगा, मैं इसी में लिख रहा हूं, कलर अलग है आप देख पाएंगे, तो इट इज Kp डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, Kp डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। लेकिन इधर लोगे तो प्लस आएगा, प्लस के करीब प्लस, और इधर लोगे वही डिस्टेंस इधर ले लोगे तो माइनस आएगा, तो इसीलिए इसको प्लस और माइनस लिखा गया है। सारा वैल्यू रख के जब कैलकुलेशन करोगे ना तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा बेटा, पहला सही आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है, पहला मतलब स्टेटमेंट असर्शन जो है वो करेक्ट आ गया। अब जो रीजन है v इज इक्वल टू 2p बाई, ये इक्वेशन ही गलत है, तुम देखो ना ये इक्वेशन ही गलत है। जो इक्वेशन मैंने लिखा है k का वैल्यू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको दिखेगा कि वो इक्वेशन ही क्या है, गलत है। तो इक्वेशन गलत है तो a इज ट्रू और r इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए तो अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इसमें यूनिट जो है ना SI यूनिट लिया गया, तो सीधे SI यूनिट में ही सॉल्व कर लेंगे। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थिन रॉड का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, मतलब सेंटर ऑफ मास, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो बोलो क्या होता है परपेंडिकुलर टू द लेंथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। देखो ना I का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये है SI यूनिट में ही, यूनिट चेंज नहीं करेंगे, आंसर भी SI यूनिट में आ जाएगा। देखो ना ये भी कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। अगर ये सब कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ से L का वैल्यू √72 आता है कैलकुलेशन के वक्त। मैंने सॉल्व किया है, तुम सॉल्व करना, तो लगभग 8.5 आ जाएगा बेटा। कितना? लगभग 8.5। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बताओ इस पूरे सर्किट में पूछा जा रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा इस सर्किट में। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ही होगा जो 4 ओम के अक्रॉस होगा, सेम होगा। टोटल बोलो रेसिस्टेंस कितना हो गया, 4 + 1 5। टोटल वोल्टेज कितना है 10, तो करंट कितना आ जाएगा, इट इज 10 डिवाइडेड बाई 5। कितना एम्पियर्स? 2 एम्पियर्स। ये 5 है जी, 2 एम्पियर्स। अब 2 एम्पियर्स अगर करंट आ गया तो 4 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे तो 4 × 2 होगा, कितना वोल्ट? 8 वोल्ट। देखो 8 वोल्ट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अगर देखें, मैच करना है वेवलेंथ को। देखो मैंने तो इसको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है। कैसे? बहुत ही देखो स्मार्टली अगर करोगे तो देखो यहां ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है बच्चों, 3 से 2 हो रहा है। सब में देखोगे फाइनल 2 है
और 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। तो अगर देखेंगे तो इसमें एनर्जी जो है, एनर्जी का अगर हम देखें तो ए का एनर्जी सबसे कम होगा। ए में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, जो ट्रांजिशन में होगा, वो सबसे कम होगा। एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा था। एमॉन्ग गिवन वेवलेंथ सबसे ज्यादा कौन सा है? ये है। तो पहले का ये हो गया। फिर सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा। तो देखो ना, लास्ट वाले का 6 से 2 है, सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, तो सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ पहला है। अब इसको यही दोनों मैच कर लोगे ना तो आंसर आ जाएगा। कौन सा? फोर्थ वन। देखो ए का 3 है और डी का 1 है। बहुत स्मार्टली करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो कैलकुलेशन में फंस गए होंगे। उतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट भी बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में if c is the velocity of light in free space, the correct statement about photon among the following are। पहला देखो स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है एनर्जी ऑफ फोटोन इज h इंटू न्यू। इसमें कोई डाउट है क्या? अरे नहीं यार, ये तो बिल्कुल सही है। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी बिल्कुल सही है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एनर्जी बाई सी। एक्चुअली इसको आप इक्वेट कर सकते हैं क्या? एनर्जी बाई सी, ई बाई सी होता है ना, बिल्कुल होता है, ये भी सही है। इफ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। तुमको एक क्वेश्चन कराया गया होगा कि एक फोटोन की पूरी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो वहां पे जो कोलिजन होता है उसमें एनर्जी पूरा क्या होता है? कंजर्व होता है। और उससे हम प्रूफ कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है एकदम आइसोलेटेड, तो उसका स्पीड कितना हो जाता है? स्पीड ऑफ लाइट के डबल हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो खैर यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि कोलिजन है, उसमें एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों क्या होगा? कंजर्व होगा, ये भी सही है। और फोटोन पोसेसेस पॉजिटिव चार्ज। अरे यार ये कैसा है? ये तो कभी नहीं बताया गया है, कभी सुना भी नहीं है किसी ने, तो ये तो गलत हो गया। तो कौन सा? ए बी सी डी ओनली। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो धीरे धीरे हम लोग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वे हैं डिस्कशन के। देखो कितना इजीली हम लोग डिस्कस कर पा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को। अरे ये देखो ना, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी इस तरह के क्वेश्चंस कराए जाते होंगे। क्या है इसमें? मास नंबर बोल बेटा कितना है? 290। और एटॉमिक नंबर कितना है? 82। चलो स्टेप वाइज चलते हैं। अल्फा पार्टिकल गया ना, तो अल्फा पार्टिकल गया तो 286 हुआ यहाँ, और यहाँ कितना हो गया? 80 हो गया। इसके बाद E प्लस मतलब बीटा प्लस पार्टिकल हो गया। पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो मास नंबर तो चेंज नहीं होगा भी, तो 286 का 286 रहा यहाँ इस स्टेप के बाद, और ये 79 हो जाएगा, घट जाएगा। अब बीटा माइनस पार्टिकल है, तो बीटा माइनस पार्टिकल तो मास नंबर नहीं चेंज होगा, तो अगेन 286, और ये कितना? 80 हो जाएगा। अब जो एटॉमिक नंबर ये नंबर है वो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, करेक्ट। इसके बाद 286 यहाँ भी रहेगा क्योंकि E माइनस है। E माइनस मतलब फिर से वो बीटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा कितना? 81, सॉरी 281 नहीं 81। तो समझ ही गए होंगे कौन सा ऑप्शन है ना? तो ऑप्शन कौन सा? इट इज 286, 81, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है बच्चों? पढ़े होगे, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। देखो ना यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट कर दो, तो 2t-1 का डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो वेलोसिटी बराबर कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा भाई 2 मीटर पर सेकेंड, अब फोर्स दिया हुआ है कांस्टेंट। अरे बाबा 5 इंटू 2, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। 5 इंटू 2 बोलो कितना होगा? 10। तो दिस इज 10 न्यूटन्स, है ना? अब ये देखो ये तो इजीली तुम लोग कर लोगे यार। यहां से अगर 1 इनपुट दोगे, पूरा ट्रूथ टेबल बना लो, ट्रूथ टेबल बना करके करोगे तो यहां जो ट्रूथ टेबल आपको मिलेगा उस ट्रूथ टेबल के हिसाब से सेकंड होगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कराया है मैंने क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। एक प्लैनेट के मास को 1/10 कर दिया गया और उसके डायमीटर को हाफ कर दिया गया। देखो डायमीटर हाफ करना मतलब रेडियस हाफ हो गया।
जी का वैल्यू बताना है। अच्छा, जी का वैल्यू होता कितना है भाई? जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। अब जी डैश अगर हमें लिखना है दूसरे वाले का, तो इट इज जी मास 1/10 हो गया, डिवाइडेड बाय r/2 हो गया, तो r/2 का स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे ना तो यहां से इसका वैल्यू है 9.8। अब इसका वैल्यू इसमें रख के और सॉल्व करेंगे तो ये 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। एक्चुअली ये g/4 के बराबर आ जाता है। कितना? g/4 यार, g/4 है, g/2 नहीं, g/4। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट है देखो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोगों ने इसका ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड, कुछ लोगों ने फोर्थ। देखो जो नई एनसीईआरटी है उसके हिसाब से ऑप्शन इसमें 4 दिया गया है। नया एनसीईआरटी थोड़ा फॉलो करना। और पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से ऑप्शन 3, मतलब एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और दूसरा कोई भी एटम है अगर अपने स्टेबल स्टेट में है तो अपना कैरेक्टरिस्टिक वो एमिट करता है। ये तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट माना गया है। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन नए एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों ही इनकरेक्ट माना गया है। तो थर्ड और फोर्थ में से कंट्रोवर्सी है, लेकिन मेरे हिसाब से अब पता नहीं, मुझे लगता है कि थर्ड ही सही होगा पुराने के हिसाब से। पुराना आदमी हूँ, लेकिन अगर इसके लिए मैं देखूंगा कि क्या है, क्या रीज़न है कि ये इन्होंने दिया हुआ है, मैंने अभी देखा नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेशनल का भी बोल सकते हो, रोटेशनल का ही है। देखो कोई भी व्हील है और रोटेट कर रहा है, प्योर रोलिंग में है, तो ऑब्वियसली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ऑलमोस्ट रेस्ट में होगा। एक्चुअली रेस्ट में ही होगा, घिसटा थोड़ी रहा है, रोल ही कर रहा होगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होगा और पी आगे जा रहा होगा। तो क्यू अगर वो भी अगर आगे बढ़ रहा है तो पी का वेलोसिटी ज्यादा होगा किससे? क्यू से। तो पी का वेलोसिटी ज्यादा होगा क्यू से, तो कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा जी, सर्कुलर मोशन में ये बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, उसका डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है। एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन पूरा का पूरा डायरेक्शन के साथ कांस्टेंट नहीं होता, तो वैरिंग वेलोसिटी एंड वैरिंग एक्सेलरेशन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, एक फ्लैट थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क, रेडियस दिया हुआ है, देखो, प्लेस्ड जेंटली इन अ लिक्विड, एक लिक्विड में वाटर में रखा गया, सरफेस टेंशन दिया हुआ है वाटर का, और पूछा जा रहा है कि उसको उठाने के लिए कितना एक्सेस फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो देखो ना, फोर्स जब उसको ऐसे रखेंगे, हम ऐसे देख ले रहे हैं, इस क्वेश्चन का इधर देख रहे हैं, ऐसे रखेंगे तो उठाओगे तो ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट। एक्सेस फोर्स की बात की जा रही है, तो इसमें जो सरफेस टेंशन की वजह से पेरिफेरी पे ऐसे फोर्स लगेगा, और वो जानते हो फोर्स कितना लगेगा सरफेस टेंशन वाला? इट इज 2πr/s, s मतलब सरफेस टेंशन, और इसको सॉल्व करोगे तो 19.8 मिली न्यूटन्स आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन? द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। 29th नंबर देखो, मैग्नेटिक निडल है और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, 20 ऑसिलेशंस 5 सेकेंड में करता है, तो टाइम पीरियड तो आ ही जाएगा। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन अगर आपको ध्यान हो तो क्या लिख लेंगे? T is equal to 2π √of I is the moment of inertia divided by mu into B। अब इसमें देखो दिया क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो चलो मैग्नेटिक फील्ड रख दिए। 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस में 5 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना? 5/20 हो गया, इज इक्वल टू 2π √ I का वैल्यू दिया हुआ है, देखो 9.8 इंटू 10 का पावर -6 होल डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेट करना है बाबा, और B का वैल्यू दिया हुआ है 0.04
9। देखो इस पेपर में मैंने ये पाया कि कैलकुलेशन तो है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ऐसा है जिसको इजीली किया जा सके। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो सेकंड ऑप्शन आ जाता है, इट इज 1280 पाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं। दो बॉडीज हैं, देखो ना, ए एंड बी, सेम मास के, अंडरगोज कंप्लीट इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। अ बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1। तो शुरू में दो बॉडीज थे, ये ए है और ये बी है। ए चलता है v1 से और ये रेस्ट में है। कोलिजन के बाद इनइलास्टिक कोलिजन है, दोनों चिपक जाते हैं, तो दोनों चिपक गए तो मास 2m हो गया। अब कितने से चलने लगे? v2 से। तो बताओ अगर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें तो m इंटू v1, दूसरे का मोमेंटम 0, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2m इंटू v2। तो v2 कैलकुलेट कर लोगे तो यहां से v1 बाई v2 आ जाएगा 2:1 कितना? 1। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया बेटा। हाँ, ये SHM का एक क्वेश्चन है। इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप बताइए, ये एम्पलीट्यूड है, क्या है? एम्पलीट्यूड है, और यहां ओमेगा है, पाई इज इक्वल टू ओमेगा। और इन दोनों को कंपेयर करके आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। इट इज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। ओमेगा कंपेयर करो, ओमेगा को कितना लिख लोगे? ओमेगा का वैल्यू, चलो इक्वेशन लिख देता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई बाई टी। तो यहां से t निकाल लेना, और एम्पलीट्यूड तो दिख ही रहा है। हाँ, इसमें कंफ्यूजन होगा, पहली बार जब मैंने सॉल्व किया ना तो मैंने ये आंसर लगा दिया था, 5 सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन तो ऐसी गलती मत करना, मास्टर वाली गलती तुमको नहीं करना है। तुम लोग बच्चे हो, स्कोर करना है तुमको। हम तो क्लास में ये करा करके बच्चे कई सारे बोल देते हैं कि नहीं सर ये गलत हो गया है, इसका यूनिट सेंटीमीटर है, मीटर में कर दीजिए। तुम लोगों को बताने वाला कोई नहीं, तुम लोगों को खुद ध्यान देना होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 32, द क्वांटिटी व्हेन विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, यूनिट तो होता है सॉलिड एंगल का, तो यहाँ पे स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता और एंगल का भी नहीं होता। थर्ड ऑप्शन सही है। ये साफ साफ लिखवाया जाता है, बताते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक थिन स्फेरिकल सेल है, चार्ज्ड है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स C एंड P। ये बताओ C कहाँ है? सेंटर पे। P कहाँ है? सरफेस पे। तो बताओ सेंटर से सरफेस तक जाओगे तो किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भेंट होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भेंट ही नहीं होगा तो पोटेंशियल में कोई चेंज भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन? 0 होगा। 0 हो जाएगा आंसर भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बॉब इज whirled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed omega rpm। rpm revolutions per minute, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, ओमेगा है। तो ओमेगा अगर है तो ओमेगा दिया हुआ है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग दिया हुआ है T। तो बताओ टेंशन रस्सी में कितना होगा? T इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। फिर से इसको रोटेट कराया जाता है, वही मास है लेकिन 2 ओमेगा हो गया, कीपिंग रेडियस सेम। तो मास वही है, रेडियस वही है, लेकिन ओमेगा का कितना हो गया? 2 ओमेगा। इसको सॉल्व करोगे, बोलो 40 आता है क्या? तो 40 इज द आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अच्छा, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखें। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। तो एक वायर है L लेंथ का, जिसको 10 पार्ट में बांटा गया, और इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना है बच्चों? 100। तो हर इक्वल पार्ट का रेसिस्टेंस 10 ओम होगा, तो हर पार्ट का 10 होगा। उसमें से 5 को सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो 5 को जो सीरीज में कनेक्ट किया गया उसका रेसिस्टेंस हो गया 50 है यार। बाकी 5 को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो उसका इक्विवेलेंट RP, बोलो क्या हो जाएगा? RP हो जाएगा 2। अब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, तो 50 और 2 को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 52। तो कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला सेक्शन है। देखो 36 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है मतलब क्या कांस्टेंट होगा?
क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो देखो ना, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एनआरटी। ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो देखो इधर टेम्परेचर है, इधर वेलोसिटी, ये वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर, अगर हम देखें तो यहाँ पे टी बाई वी लिख लेते हैं। तो टी इज इक्वल टू इनफैक्ट पी डिवाइडेड बाय एन आर, ग्राफ देखना है, इंटू वी। तो देखो ना, स्लोप जिसका, यही स्लोप है, स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? सबसे ज़्यादा P1 का प्रेशर है, फिर उसके बाद P2 का, फिर P3 का। तो P1, P2, P3 इन सीक्वेंस होंगे। अगला, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज किया गया है बाय अ बैटरी थ्रू अ रेसिस्टर। इफ I is the current in the circuit, then the gap between the plates, हाँ, उस गैप में देखो, एज सच जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं एक रेसिस्टेंस के थ्रू और एक बैटरी जोड़े, तो देखो इधर तो करंट फ्लो कर रहा है, इस गैप में डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है। कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। कहाँ पे ये हम लोग समझे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में बहुत डिटेल में वो डिस्प्लेसमेंट करंट का कैलकुलेशन भी किए हैं। और अगर पूरे कैपेसिटर के गैप की बात करें तो उसमें उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट का फ्लो होगा जितना इधर से करंट आया है। तो सेम डिस्प्लेसमेंट करंट विल फ्लो। तो बोलो कौन सा सही है? डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज आई। तो कौन सा ऑप्शन सही है 37 का? फोर्थ ऑप्शन। 38, क्वेश्चन नंबर 38 में the property which is not of an electromagnetic wave traveling in free space। देखो ना, travel with a speed equal to 1 by under root mu naught epsilon naught। ये तो स्पीड ऑफ लाइट है। अरे भाई, इसी से तो ये ट्रेवल करता है। स्पीड ऑफ लाइट से ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट देखना है। इसको सही मत लगा देना। पहला ही ऑप्शन इसीलिए सही दिया है कि बच्चे गलत करें। दूसरा, दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। नहीं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इसके सोर्स होते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट, इसलिए यही सही है। आगे भी चाहो तो देख सकते, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, सही है। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। ये सब कैलकुलेट करा के बताया गया है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन तो यही है भाई। अच्छा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए देखो, इसमें मेनली बैटरी की पोलैरिटी भी चेक करनी है। तो बैटरी की पोलैरिटी अगर देखेंगे तो यहां देखो 10 इंटू 15 150 होता है। तो ये भी 10 इंटू 15 होना चाहिए, लेकिन डायोड के साथ ये पैरेलल में 5 है, तो इसका जो रेसिस्टेंस है 5 से कम ही होगा। तो ये कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। यहां पे तुम देखोगे बैटरी की पोलैरिटी ही उलट गई है, ये रिवर्स बायस में आ गया, करंट का ही फ्लो नहीं होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड वाले में तुम देखोगे तो ये 10 इंटू 15 है ही, सब में वो है। तो ये 10 इंटू 15 150 होगा। तो ये 10 है, इधर 15 होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में है, तो इसका रेसिस्टेंस अगर 10 हो जाए तो ये बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। तो बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा तो ये सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं। बैटरी की पोलैरिटी तो ठीक है, लेकिन ये रिवर्स बायस में आ गया, करंट का फ्लो नहीं हो गया, ये हो ही नहीं सकता। तो इसमें और इसमें अगर देखेंगे तो यही पॉसिबिलिटी है इसी की, और यही सही आंसर है। इसमें थोड़ा बच्चे फंसेंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन ठीक है, इसमें ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, उन्होंने बड़ा सोच समझ के ये क्वेश्चन इस सेक्शन में दिया है। थोड़ा दयालु किस्म के लोग हैं लगता है, होना भी चाहिए, बच्चे ही हो ना तुम लोग। नेक्स्ट देखो, इफ द प्लेट्स ऑफ a parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other, मतलब प्लेट के बीच के सेपरेशन को घटा दिए। प्लेट के बीच के सेपरेशन को क्या कर दिए? घटा दिए। अगर घटा दिए तो बोलो कैपेसिटेंस क्या होता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। सब कुछ ऊपर तो न्यूमरेटर सेम रहा, D को घटा दिए, तो D को अगर घटाएंगे तो C क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बैटरी कनेक्टेड रहा, तो बैटरी कनेक्टेड रहा तो V तो सेम ही रहेगा। V क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, B विल रिमेन सेम। थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा रहा है रे, इसको कट सेम।
ठीक है बेटा। तो अगर V सेम रहेगा तो अब देखो ऑप्शंस चेक करते हैं। चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो C बढ़ा, V सेम रहा, तो Q भी बढ़ गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, अरे ऐसा कैसे, हाफ CV स्क्वायर होता है भाई एनर्जी, C बढ़ गया, V सेम रहा, तो एनर्जी बढ़ा ना, तो B गलत है। अच्छा, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ऑब्वियसली कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल, तो चार्ज टू इट्स पोटेंशियल मतलब Q बाई V, ये तो C ही होता है, तो ये तो बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ रिमेन सेम, ये तो गलत हो गया ना। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, तो चार्ज एंड वोल्टेज, तो QV, तो Q अगर बढ़ रहा है तो इनका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो इंक्रीजेस सही है। तो कौन सा, देखो ना, ACE आर द करेक्ट ऑप्शंस, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये यूनिट डायमेंशन में ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, कैसे किए हैं, देखो अल्फा, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, तो अल्फा बोलो फोर्स बाई टी स्क्वायर होगा, तो बीटा डायमेंशन वाइज देख रहे हैं, फोर्स बाई टी होगा, तो यहां से सॉल्व करेंगे ना, तो अल्फा टी बाई बीटा ये डायमेंशन लेस होगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखो नेक्स्ट जो है, एक मेटालिक बार है ऑफ यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दिया हुआ है, 0 से 100 एक्सपैंड किया जा रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, विदाउट एक्सपेंशन और वेंडिंग, मतलब एक्सपेंशन होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो वही कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाएगा। तो यहां पे देखो यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल टू, एक मिनट, यंग्स मॉडुलस जो Y है, Y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है इनका, तो यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है भाई, ये यंग्स मॉडुलस है, तो Y का वैल्यू रख देंगे। स्ट्रेस का वैल्यू, हमें कंप्रेसिव फोर्स डेवलप चाहिए, तो स्ट्रेस होता है क्या, फोर्स बाय एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। स्ट्रेन का वैल्यू कितना है, तो इट इज, देखो ना, एक्सपेंशन में डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा थीटा होता है, तो डेल्टा L बाई L कितना होगा, अल्फा डेल्टा थीटा होगा। यही क्या है, यही स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन की जगह हम कितना लिख लें, अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का वैल्यू 100 दिया है, अल्फा दिया है, A दिया है, Y दिया है, इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करोगे तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। कैलकुलेशन तो कर लोगे, हमारे बच्चे समझदार हैं। अच्छा, ये जो है टेलीस्कोप का एकदम FO बाय FE जो है ऑब्जेक्ट का और इमेज का, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भी। एक आयरन बार है जिसका लेंथ L है, मैग्नेटिक मोमेंट M है, इट इज बेंट एट द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट द टू आर्म्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्रीज। देखो इसको मैंने बड़ा ही इजीली किया, जैसे सीधा था तो इसका डायपोल मोमेंट M है, सीधा था तो एक जगह N होगा और एक जगह S होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट M है। क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब इसको बेंट किए, कितने डिग्री से बेंट किए, 60 डिग्री से, वो भी मिड से, तो ये लेंथ L/2 है, ये भी लेंथ कितना है, L/2 है। तो देखो इधर अगर N है तो इधर S है, तो अब बोलो N और S के बीच की दूरी कितनी हो गई, L/2। तो पोल स्ट्रेंथ पहले M था, अब दोनों के बीच की दूरी घट गई, तो अब कितनी हो जाएगी, M/2 हो जाएगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ तो नहीं बदला, लेंथ बदल गया दोनों के बीच का, इसलिए M/2 हो गया। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 45 अगर देखें तो देखो ना, इसमें एक AC सर्किट है, ये तो AC सर्किट है, बताओ ना, XC
इसका जो टोटल इंपीडेंस होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगा, कितना होगा 1/ωc। तो 1/ωc होगा, तो जो करंट होगा, करंट I इज इक्वल टू I नॉट चाहिए हमें, E नॉट बाय XC होगा, तो दैट इज ωc E नॉट। तो ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी f इंटू C इंटू E नॉट। अच्छा, यहाँ पे जो दिया रहता है वो RMS वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू? RMS। तो फाइनली वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 पाई इंटू एफ है 50 इंटू C है, C दिया हुआ है, C रख लीजिएगा आप लोग 10 माइक्रोफैरड, तो इट इज 10 इंटू 10 का पावर -6 और E नॉट का वैल्यू है 210√2। थोड़ा सा स्पेस की कमी थी यहाँ। अब इसी में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके और सॉल्व कर लोगे तो फोर्थ ऑप्शन वी विल गेट, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। हाँ भाई, दो हीटर्स हैं तो दोनों का रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। क्या निकाल ले बोलो? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जब निकाल लेंगे तो रेसिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे रेसिस्टेंस ऑफ ए निकाल रहे हैं पहले, RA। तो यहां RA निकाल लिए, देखो RA का वैल्यू बोलो V²/P होगा। एक्चुअली P इज इक्वल टू V²/R होता है, तो V²/P। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। दूसरा RB लिखेंगे तो V²/P का वैल्यू 2 है। अब बोला जा रहा है कि दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो अब जो नया रेसिस्टेंस होगा RA + RB होगा, तो उसमें पावर सीरीज के लिए अगर लिखेंगे इट इज V² डिवाइडेड बाय इन दोनों का सीरीज का रेसिस्टेंस 3V²/2 हो जाएगा ना, 3V²/2। और पैरेलल के लिए पावर अगर कैलकुलेट करेंगे तो V² डिवाइडेड बाय, जब पैरेलल में कैलकुलेट करेंगे तो RA RB डिवाइडेड बाय RA + RB। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है इट इज V² इंटू V²/2 डिवाइडेड बाय 3V²/2। तो मुझे लगता है ये V²/3 आएगा। तो दिस इज V² डिवाइडेड बाय V²/3। अब इन दोनों का ही रेशियो चाहिए, तो इन दोनों का PS बाय, यहीं पे लिख ले रहे, PS/PP अगर करेंगे ना तो 2/9 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट वाला, ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चाहिए। तो जहां वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है या जीरो है, लगातार देखो यहां जीरो है तो यहां एक्सेलरेशन जीरो होगा। यहां बढ़ रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। यहां कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होगा। घट रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। कौन सा ऑप्शन? पहला। बाकी और किसी में नहीं मैच करेगा, आप देख लीजिएगा। नंबर 48 देखिए, मास ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। बताओ ना, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता कितना है? देखो बाबू, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/G। मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड किस पे करता है? लेंथ पे। लेंथ कितना कर दिया जा रहा है भाई? तो लेंथ कर दिया जा रहा है हाफ। तो T डैश जो होगा, तो T डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/2 और इधर G। तो मुझे लगता है T डैश इज इक्वल टू T/√2 होगा। तो T/√2 होगा और इसको बोला जा रहा है दैट इज इक्वल टू x/√2। तो x का वैल्यू चाहिए, सॉरी x/2 लिखा जा रहा है, x/2। तो इट इज √2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। x/2 इंटू T, समझ गए? तो इससे x सॉल्व करोगे तो √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √2। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट। देखो, एक सैटेलाइट का अपने ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है तुमको पता होगा, माइनस
जी एम एम बाई रेडियस होता है, 2r होता है, सॉरी 2r होता है। ये टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। लेकिन अर्थ पे यहां बोला जा रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पे इसका जो एनर्जी होगा ई इनिशियल, तो ई इनिशियल होगा, यहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा तो माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर होगा। अब इसको लॉन्च कर रहे हैं तो फाइनल एनर्जी कहां पे, तो एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r, यहां पे अब ये घूमने लगेगा, तो सेंटर से ये दूरी 3r हो जाएगी भाई, तो मतलब रेडियस r का वैल्यू 3r हो गया। तो वी राइट टोटल एनर्जी वहां पे कितना होगा, तो माइनस ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय, देखो 2r है तो कितना आ जाएगा 6r। अब यहां से E इनिशियल और E फाइनल हमें पता चल गया, तो फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी घटा दो उतना ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, तो 5/6 वाला आंसर आ जाता है, ये वाला सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट क्वेश्चन। इसमें एक शीट है जो कि एक मैग्नेट के पोल के जस्ट ऊपर या सामने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। शीट इज प्लेस्ड on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to hold the sheet there if it is magnetic. अगर मैग्नेटिक होगा तो पोलराइजेशन होगा, अब पोलराइजेशन होगा तो फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, डिपेंड करता है कि कैसा पोलराइजेशन हो रहा है। और यहां बोला जा रहा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, तो इसलिए पहले में तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहला सही है। होल्ड द शीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक। देखो बहुत सारे लोगों का ये है व्यू कि अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तब भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में वो रिएक्ट करता है, लेकिन मेरा मानना है कि हाँ मैग्नेटिज्म के सेंस में है, इसलिए इसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, वहां फोर्स लगाने की कोई आवश्यकता होगी नहीं। सी, अगर शीट को मूव कराएंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो फोर्स की आवश्यकता होगी उसको होल्ड करने के लिए, मतलब मूव कराने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसको मूव न करने देने की टेंडेंसी होगी करंट फ्लो की वजह से, एडी करंट का फ्लो होगा, तो इसलिए सी तो सही है, ए सही है। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन मैग्नेटिक एंड नॉन पोलर। अगर नॉन मैग्नेटिक नॉन पोलर है तब भी यहाँ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो डी भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था हमारा डिस्कशन फिजिक्स का, और मेरे हिसाब से ये जो पेपर है पिछले साल के हिसाब से थोड़ा टफ है, और ओवरऑल एक अच्छा पेपर है, बैलेंस्ड पेपर है। अगर सारे बच्चे पूरा कोर्स अच्छे से कवर किए होंगे, सारी क्लास लगन से मेहनत से रोज रोज किए होंगे, तो पेपर करने में कोई परेशानी होगी नहीं। लेकिन जो क्लास छोड़ देता होगा, दूसरों से इंड्यूस हो जाता होगा कि नहीं वो क्लास नहीं कर रहा हम भी नहीं क्लास करेंगे, तब तो वो डूब गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि रोज़ रोज़ क्लास करिए, पूरी क्लासेस करिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। होप सबका सिलेक्शन हो जाए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए सबका, लेकिन सबका होगा नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू बेटा।